वेलकम एवरीवन। इस वर्कशॉप में हम लोग देखेंगे कि प्रपोजल कैसे लिखा जाए। काफ़ी बार नॉन प्रॉफिट्स को प्रपोजल लिखना पड़ता है किसी भी डोनर एजेंसी या फिर किसी भी ग्रांट एजेंसी के लिए फंडिंग रिसीव करने के लिए। तो इस वर्कशॉप के अंदर हम देखेंगे कि एक सक्सेसफुल प्रपोजल या फिर एक अच्छा प्रपोजल किस तरह से लिखा जाए। तो इस वर्कशॉप के अंदर हम कवर करेंगे प्रपोजल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, प्रपोजल लिखने का प्रोसेस क्या होता है, एक प्रपोजल के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, और फंडर्स जो हैं, जो कि आपकी डोनर एजेंसी है या फिर जो भी आपकी ग्रांट एजेंसी है, वो एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं आपकी संस्था के बारे में। उसके अलावा प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाए, और जब एक बार हम प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद अगर जो ग्रांट एजेंसी है, डोनर एजेंसी है, अगर वो हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है तो किस तरह से उनसे फॉलो अप लिया जाए, और अगर वो हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट करती है तो भी हमें किस तरह से फॉलो अप लिया जाए। उसके बाद हमारे की टेक अवेज इस वर्कशॉप के। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि मतलब प्रपोजल होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रपोजल। सो जो प्रपोजल है वो एक रिटन नोट है जो कि एनजीओ या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसको ग्रांट चाहिए किसी भी डोनर से या फंडिंग एजेंसी से, वो प्रिपेयर करता है। तो जो ग्रांट होती है वो पैसा भी हो सकता है, वो किसी प्रकार का आपका सामान भी हो सकता है। मे बी मेरे को अपना कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोलना है, मतलब कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, जिसके लिए मैं एजेंसी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ कि लाइक यू डोनेट मी 10 कंप्यूटर्स, मतलब मैं उनसे 10 कंप्यूटर मांग रहा हूँ, या फिर मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ वो कंप्यूटर खरीदने के लिए या फिर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो प्रपोजल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सिर्फ पैसे रेज करने के लिए ही बनाएं, बट हो सकता है कि हम काफ़ी बार कुछ मटेरियल या फिर किसी और तरीके के सपोर्ट के लिए भी प्रपोजल बनाते हैं। प्रपोजल आपका एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसको हम कॉन्सेप्ट नोट बोलते हैं, या फिर एक ये काफ़ी बड़ा पूरा विस्तृत एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसके अंदर हो सकता है कि आपके 10 15 20 पेज भी हों, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। और एक प्रपोजल के अंदर हमेशा आपका सबसे पहले तो रहेगा कुछ टेक्स्ट जहाँ पर आप प्रपोजल के बारे में पूरी जानकारी देंगे विस्तृत तरीके से। उसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, आपका जो स्पेसिफिक आउटकम है उस प्रोजेक्ट करने के बाद में जो भी आपका आउटकम होगा वो रहेगा। उसके अलावा किस तरीके का इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बाद में, उसकी जानकारी रहेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जानकारी रहेगी, और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बाकी की जो भी छोटी मोटी जानकारियां हैं वो सब रहेंगी। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो होता है उसका फॉर्मेट। तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएं तो हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी फंडिंग एजेंसी या फिर ग्रांट एजेंसी है उन्होंने अपना कोई फॉर्मेट तो नहीं दिया है, क्योंकि अगर उन्होंने अपना कोई फॉर्मेट दिया है तो हमेशा कोशिश करें कि आप उनके फॉर्मेट को फॉलो करें और उसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप उनको अपना प्रपोजल सबमिट करें। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ प्रपोजल राइटिंग, मतलब कि हम प्रपोजल को किस तरीके से लिखते हैं। सो प्रपोजल राइटिंग के वैसे तो काफ़ी सारे प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारे काम होते हैं जो हमें प्रपोजल लिखने से पहले करने पड़ते हैं। तो हमेशा जब भी हम प्रपोजल लिखने के बारे में सोचें तो सबसे पहले होना चाहिए कि हम वो अपनी प्लानिंग पूरी कंप्लीट करके रखें। तो जो पहला स्टेप होता है प्रपोजल राइटिंग का वो होता है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन लोग या कौन कौन संस्थाएं, मतलब जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन रहेंगे जो कि हमारे साथ में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि जब एनजीओज होते हैं तो एनजीओज के साथ में काफ़ी बार हम लोग प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, बट हमको काफ़ी बार कोलैबोरेट करना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से, मतलब कि कोई दूसरी छोटी एनजीओ जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले से काम कर रही है, तो हो सकता है कि हम उनके साथ में पार्टनरशिप करें। हो सकता है कि मतलब अ, उनके अलावा हमारे साथ में कम्युनिटी होती है, उसके अलावा हमारे पास में डोनर होता है, तो मतलब काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इन अ टिपिकल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब एक टिपिकल एनजीओ के प्रोजेक्ट में देखा जाए तो हमारे पास में जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो कम्युनिटी होगी जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं, एनजीओ होगी मतलब कि हमारी संस्था,
उसके अलावा हमारी डोनर एजेंसी होगी जो हमको फंड्स प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट एजेंसी होगी, काफ़ी बार होता है कि मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट एजेंसीज भी पार्टिसिपेट करती हैं या फिर वो भी एक स्टेक होल्डर होती हैं, स्पेशली जब हम एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन या सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें। उसके अलावा कोई और एनजीओ पार्टनर जिनके साथ में हम कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। तो तो एक बार जब हम अपने सारे के सारे की स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अब हम रिसर्च करें। रिसर्च का मतलब ये है कि मतलब हमको समझना चाहिए कि क्या हम अकेले इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है। तो हमको अपना खुद का आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम अपनी स्वॉट एनालिसिस करें। मतलब कि हम ये देखें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेस क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या हमको थ्रेट हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो उससे ये हमको ये समझ में आता है कि हमको किस किस तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या गलत जा सकता है पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के दौरान। सिमिलरली अगर हमको किसी कम्युनिटी के बारे में जानना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम वहाँ का एक फील्ड रिसर्च सर्वे करें, ताकि हमको पता चले कि वहाँ लोगों की दरअसल हकीकत में ज़रूरतें क्या हैं, और जब हम वो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमको क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं या फिर क्या कम्युनिटी सही में उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सिमिलरली अगर हमको डोनर एजेंसी के बारे में जानना है तो ज़रूरी होता है कि हम उनकी एनुअल रिपोर्ट्स चेक करें और हम उनकी वेबसाइट पर जाके ये समझने की कोशिश करें कि जनरली वो किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, क्योंकि उससे हमको फिर आसानी हो जाती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन से डोनर हमारे प्रोजेक्ट के लिए तैयार होंगे या फिर कौन से डोनर्स हमारे प्रोजेक्ट के लिए लाइक प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है कि प्रपोजल राइटिंग प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस क्या होती है प्रपोजल राइटिंग की। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्लानिंग, दूसरा रिसर्च, तीसरा राइटिंग, चौथा फॉलोअप। अगर हम प्लानिंग फेज़ की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि हमको पैसा किस चीज़ के लिए चाहिए। मतलब कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी हमारी, किस-किस एक्टिविटी में हमको कितने-कितने रुपए लगेंगे या फिर कितने-कितने रिसोर्सेज़ लगेंगी। सेकंड रहता है क्या हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में हमको कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी एचआर कॉस्ट क्या आएगी, ट्रैवल कॉस्ट क्या आएगी या फिर क्या-क्या हमारी मिसलेनियस कॉस्ट हो सकती हैं। तो वो सब हमको ज़रूरी है पहले से ही पता होना। दूसरा आता है रिसर्च, मतलब कि हम जो फंडिंग है हमारी वो हम कहाँ से आएगी, मतलब जो हमारी डोनर एजेंसी है, डोनर एजेंसी में भी हमको किससे कांटेक्ट करना है। सिमिलर वे में हमारे पास में कौन से इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं या फिर कौन हमारे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हो सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए। सिमिलर वे में हमको कम्युनिटी में जाने के बाद कि क्या कम्युनिटी में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, एंड मेरे को कम्युनिटी में किस बेसिकली कम्युनिटी में इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमको किससे बात करनी पड़ेगी या फिर हमको कोई गवर्नमेंट अप्रूवल या फिर कम्युनिटी में कोई लीडर से अप्रूवल किसी तरीके की ज़रूरत तो नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें जानना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करने से पहले। जब हम ये सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद बात आती है राइटिंग। मतलब कि जब हमारे पास में डेटा है तो हमको उस डेटा को अपने प्रपोजल में एक साथ में लिखना है, और लिखने के बाद जब हम वो प्रपोजल सबमिट कर देते हैं फिर हमने देखना होता है कि जो हमारी ग्रांट एजेंसी या फिर जो भी हमारी डोनर एजेंसी है उन्होंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया या फिर नहीं किया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग, मतलब हम अपने प्रपोजल को किस तरीके से फॉर्मेट करें। बेसिकली 3 तरीके से हम लोग उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। पहला होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट मोस्टली जो डोनर एजेंसीज़ या फिर ग्रांट एजेंसीज़ हैं उनकी वेबसाइट पर ही एक ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स भर के सबमिट करनी पड़ती हैं। दूसरा होता है प्री डिफाइंड फॉर्मेट शेयर्ड बाय द डोनर एजेंसी। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो डोनर एजेंसीज हैं या फिर ग्रांट एजेंसीज हैं उनके पास अपने प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं। तो वो चाहते हैं कि जितने भी प्रपोजल हैं या फिर जिनको भी ग्रांट चाहिए वो उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपना प्रोजेक्ट की जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो उनको सबमिट करें। एंड जो तीसरा होता है वो ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक खुद का फॉर्मेट डेवलप करें जिसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रहे जो भी डोनर एजेंसी या फिर ग्रांट एजेंसी आपको अगर कोई पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट देते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि आप उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपना प्रपोजल सबमिट करें।
सो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अ प्रपोजल। सो जैसे कि हमने देखा कि प्रपोजल लिखने से पहले हमारे इतने सारे की स्टेप्स होते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि एक प्रपोजल के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं जो प्रपोजल को कंप्लीट करते हैं। सो सबसे पहले होता है हमारा हेडलाइन, उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द प्रपोजल, फिर आता है हमारा नैरेटिव। नैरेटिव के अंदर होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ नीड, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस एंड इंडिकेटर्स, रिस्क एंड अजम्पशंस, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, कंक्लूजन। फिर आता है हमारा बजट सेक्शन, और सबसे लास्ट में आता है हमारा सपोर्टिंग मटेरियल, अगर हमारे पास में कोई डेटा या फिर कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या फिर कोई और रिसोर्सेज हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो एक एक करके सबके ऊपर हम एक बार नज़र डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से इन सारे एलिमेंट्स को बनाया जाए। मगर उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि जो फंडर्स हैं, जो भी मतलब हमारी डोनर एजेंसी है या फिर जो ग्रांट एजेंसी है, वो हमसे क्या जानना चाहती है। सो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और जो भी प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं उसकी ज़रूरत कितनी है। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सही में जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या फिर जो भी इम्पैक्ट या फिर जिस भी चीज़ का हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्या सही में उसकी ज़रूरत है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। सेकेंड क्वेश्चन उनका होता है कि मतलब जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कम्युनिटी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। मतलब जैसे अगर आपका जो भी प्रपोजल है या फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो ख़त्म होने के बाद किस तरीके से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप लाइक जैसे मान लीजिए आप किसी कम्युनिटी में टीबी के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं एंड आप चाहते हैं कि उनके लिए कोई प्रोजेक्ट करना। तो आप बोल सकते हैं कि मतलब 6 महीने अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूसली अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो 6 महीने बाद इस पर्टिकुलर एरिया में जो टीबी मरीज हैं उनकी संख्या 100 से घट के 50 हो जाएगी, या फिर वहाँ से आप टीबी बिल्कुल इरेडिकेट कर देंगे। तो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप क्या जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके का चेंज उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में लेकर आएगा। तीसरा और सबसे मेजर क्वेश्चन होता है कि हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं उस पर्टिकुलर चेंज को लाने के लिए। मतलब कि जो प्रोजेक्ट है वो हम किस तरीके से पूरा करेंगे, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। चौथा क्वेश्चन होता है हमको कब पता चलेगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब वहाँ पर हमेशा हर एक चीज़ का एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट होता है। तो हमारा जो गोल है हमको कब पता चलेगा कि हमने वो पर्टिकुलर गोल अपना अचीव कर लिया है। ये नंबर भी हो सकता है, ये टाइम भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर चेंज भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मतलब जो हमारा बेसिकली जो परफॉर्मेंस एंड इंडिकेटर्स हैं, तो जो आपके इंडिकेटर्स हैं दैट हैव टू बी वेरी लाइक वेरी सॉलिड एंड वेरी टू द पॉइंट, जिनको हम इजीली मेजर या फिर ट्रैक मतलब ट्रैक कर सकें। उसके बाद आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन क्यों बेस्ट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए। मतलब आप जो हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो आप ही क्यों, आपके अलावा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 6 महीने का है और अगर 6 महीने में फंडिंग आपकी ख़त्म हो जाती है, तो ये क्या ये प्रोजेक्ट उसके बाद भी अपने आप सस्टेन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करिए जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर कुछ और रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी रहें, वो एक ही फंडिंग पे हमेशा के लिए डिपेंड ना हो, क्योंकि काफ़ी कम चांसेस होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाए जो कि बाद में खुद सस्टेन ना कर पाए और हमेशा दूसरे डोनर या ग्रांट एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे। उसके बाद जो डोनर है, ये मतलब आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि जो डोनर है वो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को ही क्यों फंड करे। मतलब व्हाट इज़ देयर लाइक व्हाट इज़ इन दिस प्रोजेक्ट फॉर हिम। तो ये आपको क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने पड़ेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि डोनर आपके प्रोजेक्ट को फंड करे। सो अब जो अगला सेक्शन है हमारा वो है राइटिंग डाउन द प्रपोजल। तो अब देखते हैं, हमने एलिमेंट अभी डिस्कस किए थे प्रपोजल के, अब एक एक एलिमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो मतलब उनको हम कैसे करें। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा हेडलाइन, या फिर जिसको हम प्रोजेक्ट टाइटल बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइटल जो होता है वो किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत कुछ बोलता है। मतलब
काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट टाइटल समझकर ही हमको मतलब पढ़कर ही हमको समझ में आ जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ के लिए है, या फिर जो एजेंसी है या फिर जो एनजीओ है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, या फिर किस तरीके का प्रोजेक्ट वो करना चाहते हैं। और दूसरी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट की हेडलाइन है वो हमेशा फ्रंट पेज पर होती है और बोल्ड में लिखी होती है। तो वो पहली चीज़ है जो कि कोई भी डोनर या फिर कोई भी ग्रांट एजेंसी जो सबसे पहले देखेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि जो आपकी प्रोजेक्ट टाइटल है या फिर जो भी आपकी प्रोजेक्ट हेडलाइन है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, शॉर्ट है, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट हेडलाइन है वो 2 से 3 लाइन के अंदर आ रही है। तो हमेशा कोशिश करें कि वो एक ही लाइन में हो, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, और वो कम्युनिकेट करे आप क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं। मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट का गोल है वो एग्जैक्टली वो कम्युनिकेट करे आपकी हेडलाइन। ऐसा नहीं हो कि वो पढ़ने के बाद मेरे को समझ में ही नहीं आए या फिर डोनर को समझ में ही नहीं आए कि ये प्रोजेक्ट है किस चीज़ के लिए, या फिर आप उस प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव क्या करना चाहते हैं। और तीसरा है कि हाँ, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वो उस प्रोजेक्ट की पूरी आपको स्नैपशॉट दे, मतलब उस प्रोजेक्ट का पूरी आपको डिटेल दे। आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू करना क्या चाहते हैं। और हमेशा लाइक कोशिश करें, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसके अंदर कुछ एक्शन पॉइंट होना चाहिए। एक्शन पॉइंट मतलब कि हम किसी काम को करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ये जो कैसे है ये ज़रूर आपके प्रोजेक्ट में हो। जैसे कि आप ये देखिएगा, ये एक प्रोजेक्ट टाइटल है क्लीन कॉर्बेट अडॉप्ट अ विलेज। मतलब वी वांट टू क्लीन कॉर्बेट, हमको कॉर्बेट क्लीन करना है कैसे? बाय अडॉप्टिंग अ विलेज। हर एक विलेज को अडॉप्ट करके, मतलब एक एक विलेज को एक एक टाइम पर अडॉप्ट करके हमको कॉर्बेट क्लीन करना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोजेक्ट, इसमें लाइक इट्स अ वेरी वीक। हमको नहीं पता कि हम कैसे वेलफेयर करेंगे, क्या वेलफेयर करेंगे, कहाँ वेलफेयर करेंगे। वहीं अगर हम ऊपर वाले प्रोजेक्ट में देखें, वहाँ पर लोकेशन भी है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और क्या करेंगे क्लीन कॉर्बेट, कैसे करेंगे बाय अडॉप्टिंग अ विलेज। और अगर हम यहाँ पर देखें चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोजेक्ट, मतलब इसके अंदर कुछ हमको समझ में ही नहीं आएगा एंड इट विल लीव योर डोनर या फिर जो भी ग्रांट एजेंसी है उनको एकदम कंफ्यूज छोड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है हमारे एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी जो है मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि काफ़ी सारी जो एनजीओज हैं या फिर जो लोग प्रपोजल लिखते हैं वो एग्जीक्यूटिव समरी को एक नहीं बल्कि 2 या 3 पेजेस तक पहुंचा देते हैं। तो हमेशा ज़रूरी होता है कि जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पेज के अंदर रहे, एक पेज से ज़्यादा ना बढ़े आगे। अब बात आती है कि इसके अंदर होना क्या चाहिए। जो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट की समरी होती है। मतलब कि अगर मैं आपके प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ लूँ तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ के लिए है, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, और आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस क्या है, आपके प्रोजेक्ट का बजट क्या है ओवरऑल, और इन द एंड मैं आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर कवर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ नीड। सो स्टेटमेंट ऑफ नीड मतलब जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि हमको उस चीज़ की ज़रूरत क्या क्यों है, मतलब हमको इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों है। इसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट कॉन्टेस्ट भी बोल सकते हैं, और सिचुएशनल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारी एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होती है। मतलब हम पूरे अच्छी तरीके से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझाते हैं इस सेक्शन में, और बताते हैं कि एनजीओ के लिए क्यों इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर रीजन में। सो जो स्टेटमेंट ऑफ नीड है ये किसी भी प्रोजेक्ट प्रपोजल का सबसे पहला सेक्शन होता है, और इसके अंदर हम 3 मेजर क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज दिस प्रोजेक्ट नीडेड, मतलब इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर विच द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि उस कम्युनिटी की स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। और तीसरा हमारा पॉइंट है व्हाई इज दिस प्रोजेक्ट नेसेसरी टू बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्या है। सो लाइक अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो हम क्या करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं जिससे कि हम उनको उस पर्टिकुलर एरिया की जो करंट सिचुएशन है उससे अवगत कराते हैं, मतलब अपने डोनर को या फिर अपनी ग्रांट एजेंसी को।
एंड उनको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद में उनकी समस्या किस हद तक दूर हो सकती है। और इसी के साथ मैं एक और टिप आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ नीड लिखें या फिर जब भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें, तो हमेशा कोशिश करें कि आप कुछ सॉलिड एविडेंस प्रूफ करें डोनर को, बिकॉज जो डोनर हैं उनको जो प्रेजेंट एविडेंस है या फिर रेफरेंस है वो ज़रूर चाहिए होते हैं, ताकि वो आपके इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले सकें, ट्रस्ट कर सकें और इसको फंड कर सकें। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप कुछ नंबर्स या फिर कोई पुरानी रिसर्च या कुछ और स्टैट्स जो आपके पास अवेलेबल है या फिर जो आप क्रिएट कर सकते हो, वो उनके सामने प्रेजेंट करें। नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारे प्रपोजल का प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। सो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम काफ़ी स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं, जो कि हम प्रोजेक्ट बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ नीड में हम उनको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में हम उनको बताते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट को कैसे करेंगे। तो जैसे कि इसके अंदर पहला पार्ट होता है प्रोजेक्ट गोल। प्रोजेक्ट गोल का मतलब है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू ओवरऑल क्या करना चाहते हैं। दूसरा है जैसे कि प्रॉब्लम, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि हमने स्टेटमेंट ऑफ नीड में उनको बोला कि वहाँ किसी एक बस्ती में जो पानी है, पानी साफ नहीं है, पानी गंदा है। तो ये हमारा हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और जो हमारा प्रोजेक्ट गोल है कि वहाँ पर हमको स्वच्छ पानी की सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट ये काफ़ी बड़ा हो जाता है जब हम प्रोजेक्ट में लिखते हैं। तो दूसरा होता है हमारा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर हम और स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं जो कि डायरेक्ट होती हैं, अचीवेबल होती हैं और टाइम बाउंड गोल होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के। जैसे प्रोजेक्ट गोल में हमने बोला कि हमको स्वच्छ पानी की सप्लाई देनी है। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में हम क्या लिखेंगे कि हम वहाँ पर वाटर प्यूरीफायर लगाएंगे अगले 3 महीने के अंदर, और वो वाटर प्यूरीफायर 20,000 लीटर पानी प्रति घंटा क्लीन करके कम्युनिटी में देगा। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़। सो जो हमारी स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़ हैं, ये हमको ये बेसिकली इस सेक्शन में हम लोग लिखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से पूरा करेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है और क्या क्या की एक्टिविटीज़ हैं जो हम करेंगे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगला हमारा जो सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्ट रिजल्ट्स, मतलब ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोजेक्ट रिजल्ट्स। प्रोजेक्ट रिजल्ट के अंदर हम ये बोलते हैं कि जो भी हम चेंज लेकर आएंगे, मतलब कि जैसे हमने बताया कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया, हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब हम अपने रिजल्ट्स बताएंगे कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है हमारा आउटपुट्स। आउटपुट जो है वो इमीडिएट रिजल्ट है जो कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के तुरंत बाद निकलते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि हमने वहाँ पर वाटर प्यूरीफायर लगाया एंड वहाँ पर स्वच्छ पानी की सप्लाई स्टार्ट हो गई है। आउटकम हो सकता है कि गंदे पानी की वजह से वहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड की प्रॉब्लम थी। अभी 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या मान लीजिए 1 साल बाद वहाँ पर जो टाइफाइड के मरीजों की संख्या है वो घटकर मतलब वो 75% तक कम हो गई है। और इम्पैक्ट हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में मे बी लाइक 10 साल में वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर टाइफाइड जो है वो ख़त्म हो गया है, और टाइफाइड के इलाज में जो खर्च होने वाला पैसा था, मान लीजिए अगर कोई परिवार 500 रुपये या 5,000 रुपये उस टाइफाइड के इलाज में लगा रहा था, वो पैसा उनका सेव होने लगा है अब। इस तरीके से हम प्रोजेक्ट के आउटपुट्स, आउटकम्स और इम्पैक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन परफॉर्मेंस एंड इंडिकेटर्स। तो परफॉर्मेंस एंड इंडिकेटर्स में क्या, इस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो कि हम अचीव करेंगे, और उन रिजल्ट्स को हमने अचीव कर लिया ये बताने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव हो गए हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 2 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर। परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको एक प्रोसेस दर्शाते हैं,
और दूसरा होता है आपका रिजल्ट इंडिकेटर, जो आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट बताते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक आउटकम का। तो मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लीजिए आप एक वर्कशॉप चला रहे हैं, तो उस वर्कशॉप में जो आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा वो ये होगा कि 10 लोगों ने आपकी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। वेरएस जो उसका रिजल्ट इंडिकेटर होगा वो ये होगा कि उन 10 में से 8 लोग सक्सेसफुली प्लेस हो गए हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, और मे बी 20 लोग और नए आपके उस वर्कशॉप के लिए अवेयर हो गए हैं, जो कि आपके साथ जुड़कर उस वर्कशॉप को करना चाहते हैं। सो ये होते हैं आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसके बाद हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ रिस्क और कुछ ना कुछ अजम्पशंस हम लोग हमेशा लेकर चलते हैं। तो मतलब हमेशा ज़रूरी होता है कि जैसे आपका कोई भी प्रोजेक्ट कम्युनिटी से रिलेटेड है, या फिर आपका कोई भी प्रोजेक्ट, जो भी आप मतलब प्रोजेक्ट करना चाहते हो, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क होता ही होता है। तो ज़रूरी है कि आप उस रिस्क को मतलब लिस्ट आउट करें, आप पहले से ही उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या आपके रिस्क आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक किसी कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया के अंदर प्रोजेक्ट करना है, तो आपको पता है कि वहाँ पर हमेशा एक प्रोबेबिलिटी है कि कभी भी कोई भी कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग कुछ ना कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, जैसे कि मतलब अजम्पशन जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई हेल्थ एंड हाइजीन का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं किसी कम्युनिटी में, तो हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि हमको ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हो गया या फिर आपकी लोकल नगर पालिका हो गया, वो आपको सपोर्ट करेंगी एंड वो आपको इंटरेस्ट लेंगी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। सो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारे आंसर हैं कि वाई यू आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन टू, लाइक वाई योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट और टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर जब भी आप लिखें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्मॉल राइटअप, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मतलब अपने किस तरीके से काम करते हैं, और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स है वो एक स्मॉल पैराग्राफ। उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, सर्टिफिकेट्स, ये डिटेल्स इस सेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी, किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुई, ऑर्गेनाइजेशन का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, मतलब कि आप किस पर्टिकुलर कॉज के लिए काम करते हैं, या फिर आपने किस तरीके के मतलब प्रोजेक्ट्स आपने इम्प्लीमेंट किए हैं और जहाँ पर आपने एक्सपर्टीज़ हासिल की है अपनी। उसके अलावा क्या पॉजिटिव चेंज आप कम्युनिटी में लेकर आए हैं जब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। मान लीजिए अगर आप हेल्थ केयर में हैं, तो आपने किस कम्युनिटी में काम किया है और उस कम्युनिटी में क्या पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद से। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट क्या क्या हैं अभी तक, उन्हें अगर कोई अवार्ड मिला है या फिर अगर कोई न्यूज़ हुई है उनके लिए, या फिर अगर उन्हें कहीं मेंशन किया गया है, तो वो सब डिटेल्स। उसके अलावा आपके जो रीसेंट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, आप चाहें तो उनकी भी डिटेल्स दे सकते हैं, और आपके टीम मेंबर्स की डिटेल। और हमेशा याद रहे, जब भी आप अपने टीम मेंबर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करें तो उसके अंदर उनकी प्रोफेशनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि जो डोनर एजेंसी है उनको उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उससे उन लोगों को लाइक पता चल जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ट्रस्टीज़ हैं या फिर जो भी टीम मेंबर हैं, वो लाइक उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, लाइक किस हद तक वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है आपका बजट। सो जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट का बजट बनाते हैं, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो बजट है, जब भी आप उसे प्रपोजल में मेंशन करेंगे, तो वो आप आइटम वाइज लिखें। लाइक अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो याद रखें कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगी, क्या क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, कितनी HR कॉस्ट होगी। तो वो पर्टिकुलरली आप हो सके तो उसको मतलब जितना क्लियरली आप मेंशन कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा है जो आपका बजट है वो आपके एक्टिविटीज़ के साथ में मैच होना चाहिए, लाइक इट शुड बी इन लाइन विद योर एक्टिविटीज़। और इसके अलावा बजट के अंदर हमेशा मेंशन करें, अगर आपका इस पर्टिकुलर लाइक पूरे प्रोजेक्ट के दौरान अगर आपको कुछ और कहीं से फंडिंग की उम्मीद है, या फिर अगर आपका प्रोजेक्ट ही फंड जनरेट करता है, तो ऑलवेज उस तरीके के जो मीडियम है, मतलब उस तरीके के जो भी फंड आ रहे हैं आपके दूसरे मीडियम से, उनको ज़रूर इंक्लूड करें। उसके अलावा
आप कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर डोनर एजेंसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और अगर कोई इस प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो भी रिकरिंग इनकम होगी इन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज से, तो वो मेंशन करना ज़रूर, मतलब ज़रूर याद रखें। सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सपोर्टिंग मटेरियल। सो सपोर्टिंग मटेरियल में क्या होता है कि हम लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा अगर कोई डिक्लेरेशन या फिर कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन ने मांगा है तो वो हमें ज़रूर देना चाहिए। एंड अगर हम चाहें तो अपने प्रीवियस वर्क डिटेल्स भी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हाउ डू वी फॉलो अप। लाइक प्रपोजल हमने सबमिट कर दिया तो अब हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से फॉलो अप करें। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन यस बोलती है तो हमेशा हम लोगों को हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फंडर को हमेशा हर एक एक्टिविटीज़ के लिए इन्फॉर्म्ड रखें। मतलब जो भी हमारा ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ चल रही हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट में अपडेट हो रहा है वो हम उनको हमेशा बताते रहें, कम्युनिकेट करते रहें, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो या मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू। बट वो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। एंड हम रिकमेंड करेंगे कि आप हमेशा कोशिश करें कि इसको रिटन फॉर्म में ही आगे कम्युनिकेट करें। चाहे आप वाया लेटर भी कर सकते हैं इसको, आप वाया ईमेल भी कर सकते हैं। सेकेंड इज़ आप उनको थैंक यू नोट भेजना बिल्कुल ना भूलें। आप उनको थैंक यू नोट ज़रूर बोलें बिकॉज ये आपकी रिलेशनशिप की नई शुरुआत होगी। और इट्स ऑलवेज गुड टू शो योर ग्रेटिट्यूड, मतलब आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए सामने वाली एजेंसी को। थर्ड इज़ बी रिस्पॉन्सिव। अगर वो आपसे किसी भी चीज़ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द उनको वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसके अलावा उनको वीकली और मंथली प्रोजेक्ट अपडेट रिपोर्ट भेजते रहें, उसको ज़रूर बिल्कुल भी ना भूलें बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत लाइटली ले लेते हैं। बट ज़रूरी होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांगे या नहीं मांगे, बट हमको उन्हें वीकली और मंथली रिपोर्ट भेजते रहना चाहिए बिकॉज उससे क्या होता है, एक तो हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। एंड ये मतलब जो वीकली और मंथली रिपोर्ट है ये हमको मदद करता है अपनी डोनर और ग्रांट एजेंसी के साथ में ट्रस्ट बिल्डअप करने में और रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा जब आप कम्युनिटीज़ में काम करते हैं तो काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब काफ़ी बार आपको लगता है कि आपने जो किया है मे बी लाइक कम्युनिटी से ही आपके पास कोई आके आपको थैंक यू बोलता है या फिर कुछ और, मतलब अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अकम्पलिशमेंट है आपकी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कम्युनिटी पे काम करते करते, तो वो आप ज़रूर शेयर करें। लाइक छोटी छोटी गुड स्टोरीज या फिर गुड एक्सपीरियंसेस जो भी आपने महसूस किए हैं कम्युनिटी में काम करते करते। इसके अलावा आप कंटिन्यूसली उनका जो प्रोग्राम इंस्पेक्टर है उनको आप इनवाइट कर सकते हैं अपने कम्युनिटी में, जो भी आपके काम की प्रोग्रेस है उसको देखने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपने जो भी प्रपोजल में कमिट किया है उसको ज़रूर करें। काफ़ी बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जब प्रपोजल लिखते हैं तो उसके अंदर वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ लिखते हैं जबकि ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं होता है। सो इस केसेस में चाहे ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फंडर ऑर्गेनाइजेशन है, डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे आप पर लीगल एक्शन ना ले, बट नेक्स्ट टाइम वो आपको कभी भी जो प्रोजेक्ट है वो आपका कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम रखना तो कोशिश करें कि जितना भी आपने उसमें कमिट किया है अपने प्रपोजल में उसको आप ज़रूर पूरा करें। दूसरा सिनेरियो है अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको ना बोल दे, लाइक अगर वो उनको आपका प्रपोजल समझ में नहीं आया या फिर वो आपको प्रपोजल आपका उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई भी फंडिंग या ग्रांट एजेंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ना बोलती है तो ये पर्सनल नहीं है। हो सकता है कि उस समय पर वो किसी भी प्रोजेक्ट को फंड कर ही ना रहे हों या फिर हो सकता है कि उस समय उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो। तो हमेशा कोशिश करें कि आप उनसे एक स्पेसिफिक रीज़न मांगें कि किस रीज़न की वजह से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कैंसिल हुआ है। ताकि अगर आपको रीज़न पता रहेगा तो ये आपको मदद करेगा, आपने जहाँ पर भी अगर कहीं गलती की है, अगर आपके साइड से कोई गलती हुई है तो नेक्स्ट टाइम जब आप उनको प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को। तीसरा पॉइंट है कि हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि उनके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब वो नेक्स्ट टाइम जब भी फंडिंग करेंगे तो वो कब करेंगे या फिर किस प्रोजेक्ट को करेंगे या फिर उनका क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में फंडिंग के लिए। इन द मीन टाइम जब तक उनका कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आता है
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी ऑन द ग्राउंड कर रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स आप उनको भेजते रहें कि किस तरीके से आपने इम्पैक्ट जनरेट किया है या फिर आप क्या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो सब आप उनके साथ में शेयर करते रहें। और जब तक उनका नया प्रोजेक्ट नहीं आता है, यही रिकमेंडेड है कि जो भी उनके प्री रिक्विजिट्स हैं आप उनको पूरा करते रहिए। और इस सेक्शन के जो इस पूरी वर्कशॉप के जो की टेक अवेज हैं वो ये रहेगा कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएं तो सबसे पहले उसकी आउटलाइन तैयार करें। उसके अलावा जो आपकी प्रोजेक्ट प्रपोजल की लैंग्वेज है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसके अलावा लाइक हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो फंडर है वो हमसे क्या जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था इस वर्कशॉप में। एंड उसके अलावा हमें हमेशा जो भी फंडर्स की जो गाइडलाइंस हैं, जो भी डोनर एजेंसी की जो गाइडलाइन है ग्रांटिंग एजेंसी की, वो हमको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। एंड हमेशा ध्यान रहे जब भी हम प्रोजेक्ट लिखते हैं तो जो हमारी लैंग्वेज है दैट हैज़ टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट। लाइक जो ग्रामर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी ग्रामर गलत होगी तो हो सकता है सामने वाला इंसान जो पढ़ रहा है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए या फिर उनके समझ में ही नहीं आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। सो वो एक फ्रिक्शन पैदा करती है। इसके अलावा भेजने से पहले अपने प्रपोजल को एक बार रिवाइज ज़रूर करें एंड जहाँ जहाँ आपको कुछ कमी लगे उसको एडिट करें। सो आज की वर्कशॉप में बस इतना ही। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है या फिर अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं मेरी ईमेल पर। थैंक यू।